प्रिय धम्म मित्रों, धम्मचक्र में आप सभी का स्वागत है। हम बात करने वाले हैं अशोक की धम्म नीति का अवलोकन के बारे में। अशोक मौर्य 269 ईसा पूर्व के लगभग मौर्य सिंहासन पर आसीन हुए। अनेक इतिहासकार उसे प्राचीन विश्व का महानतम सम्राट मानते हैं। उसको धम्म नीति विद्वानों के बीच निरंतर चर्चा का विषय रही है। ये अभिलेख मुख्य रूप से इसलिए लिखे गए थे कि सारे साधान्य में लोगों को धम्म के सिद्धांतों के बारे में समझाया जाए। अशोक ही चाहता था कि उसकी प्रजा धम्म का पालन अवश्य करे और ये भी कि राज्य के कार्यकलाप धम्म के सिद्धांतों के अनुरूप चले। धम्म के सिद्धांतों को सबके लिए सुलभ और बोधगम्य बनाने के लिए उसने अभिलेखों और शिलालेखों को सारे राज्य में महत्वपूर्ण स्थानों पर लगवाया। धम्म के संदेशवाहकों को साम्राज्य के बाहर भी भेजा। धम्मनोति के विभिन्न पक्षों तथा इसके प्रतिपादन के कारणों को समझने के लिए हमें आवश्यक रूप से उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर दृष्टिपात करना होगा जिसके कारण अशोक को ये नीति अस्तित्व में लानी पड़ी। अगले 3 भागों में हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की चर्चा करेंगे। सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि। मौर्य काल में समाज के आर्थिक ढांचे में काफी परिवर्तन आए। लोहे के प्रयोग से अतिरिक्त उत्पादन की प्रक्रिया आरंभ हुई। इस प्रकार सरल ग्रामीण अर्थव्यवस्था से एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें शहरों तथा नगरों की महत्वपूर्ण भूमिका थी की ओर संक्रमण हुआ। यह सामान्य रूप से कहा जाता है कि उत्तरी काली पॉलिश किए मृद भांड इस युग की भौतिक संपन्नता का प्रतीक है। पंचमाक्ट चांदी के सिक्के तथा अन्य प्रकार के सिक्कों का प्रयोग, व्यापार मार्गों को राज्य द्वारा सुरक्षा प्रदान किया जाना और शहरी केंद्रों का उदय अर्थव्यवस्था में ऐसे संरचनात्मक परिवर्तन की ओर संकेत करते हैं जिनके लिए समाज में सामंजस्य की आवश्यकता थी। व्यापारी वर्ग इस समय तक समाज में अपना स्थान बना चुका था। शहरी संस्कृति के उदय के साथ ही समाज के संगठन में लचीलापन अनिवार्य बन गया। कृषि उपयोग में लाए जाने वाले बहिर्वर्ती क्षेत्रों की जनजातियों एवं अन्य लोगों के समाज के मुख्य धारा में विलय से भी समस्याएं खड़ी हुईं। 4 वर्णों पर आधारित ब्राह्मणीय सामाजिक व्यवस्था को और अधिक कठोर बनाकर व्यापारी वर्ग को वर्ण व्यवस्था में उच्च स्तर नहीं देना चाहता था। ब्राह्मण वर्ग की इस कठोरता से सामाजिक विभाजन का संकट और गहरा हो गया। निम्न वर्ग विभिन्न असनातनी संप्रदायों की ओर आकृष्ट होने लगे, जिसके कारण सामाजिक तनाव उत्पन्न होने लगा। ऐसी ही विषम परिस्थिति में सम्राट अशोक ने 269 ईसा पूर्व में राज्य का दायित्व ग्रहण किया। धार्मिक परिस्थितियां। उत्तर वैदिक काल के दौरान समाज पर ब्राह्मणों की जो पकड़ मजबूत हुई थी उसे अब निरंतर आघात पहुंच रहा था। पुजारियों की सुविधाओं, वर्ण व्यवस्था की कठोरता तथा व्यापक कर्मकांडों के प्रचलन पर अब प्रश्न उठने लगे थे। 4 वर्णों का सबसे निम्न वर्ण नए संप्रदाय की ओर आकृष्ट होने लगा और वैश्य जो किसी तरह उच्च श्रेणी में सम्मिलित कर लिए गए थे, ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों की तुलना में तुच्छ समझे जाते थे। व्यापारी वर्ग द्वारा ब्राह्मणवाद का विरोध समाज के अन्य संप्रदायों के लिए प्रेरणा स्रोत बन रहा था। आदि बौद्धमत ब्राह्मणवाद के सनातनी दृष्टिकोण के विरुद्ध विच्छेदकारी संप्रदाय के रूप में आरंभ हुआ। इसके आधारभूत सिद्धांत का बल कष्टों पर था तथा इसने मार्ग अपनाने पर बल दिया। ये मत नैतिक सिद्धांतों पर आधारित था। बौद्ध मत ने ब्राह्मणों के प्रभुत्व को नकारा और बलि तथा कर्मकांडों का विरोध किया। इस प्रकार इस मत ने निम्न वर्गों तथा उदीयमान सामाजिक वर्गों को अपनी ओर आकृष्ट किया। बौद्ध मत द्वारा सामाजिक संबंधों में मानवीय दृष्टिकोण का प्रचार निर्धन वर्गों को अपनी ओर और भी आकृष्ट करने लगा। राज्य व्यवस्था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपदों के उद्भव के साथ भारत के अनेक भागों में राज्य व्यवस्था की शुरुआत हुई। इसका अर्थ ये हुआ कि समाज के एक छोटे से तबके के पास शक्ति का संकेंद्रण हुआ। इस शक्ति का ये समाज के अन्य तबकों पर अनेक तरीकों तथा कारणों से प्रयोग करते थे। कुछ ऐसे राजतंत्र थे जिनमें राजा सर्वशक्तिमान था और ऐसे हुए गणतंत्र थे जिनमें शासन का नियंत्रण वंशानुगत क्षत्रियों या कुछ समुदायों के पास था। जिस समय अशोक सिंहासन पर बैठे 200 साल पुरानी राज्य व्यवस्था काफी विस्तृत और जटिल हो चुकी थी। इस व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्न थी। एक क्षेत्र विशेष का राजनीतिक प्रभुत्व उस विशाल क्षेत्र पर स्थापित हो चुका था जिसमें पहले कई राज्य गणसंघ तथा ऐसे भाग थे जहां किसी प्रकार की संगठित राज्य व्यवस्था नहीं थी। इस विशाल क्षेत्र में कई प्रकार के भौगोलिक क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र तथा विभिन्न धर्म, विचार और परंपराएं थीं।
राज्य व्यवस्था की जटिलता के कारण सम्राट को ऐसी सृजनात्मक नीति का निर्माण करना जरूरी था जिसके अंतर्गत एक बड़े साम्राज्य में जिसमें अर्थव्यवस्था तथा धर्मों की अनेक रूपता थी कि सैन्य शक्ति के कम से कम प्रयोग की आवश्यकता थी। इसका नियंत्रण केवल सेना के बल पर नहीं हो सकता था। इसका अत्यंत उपयुक्त विकल्प एक ऐसी नीति का प्रचार एवं प्रसार था जो कि सैद्धांतिक आधार रखती हो तथा समाज के सभी वर्गों पर प्रभाव डाल सकती हो। धम्म नीति इसी दिशा में एक प्रयास था। अशोक के द्वारा अभिलेखों का विस्तार। 269 ईसा पूर्व में जब अशोक राज सिंहासन पर आसीन हुए तब मौर्य साम्राज्य व्यवस्था जटिल स्वरूप ले चुकी थी। साम्राहिक व्यवस्था अपने में विभिन्न संस्कृतियों, विश्वासों और सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं को आत्मसात कर चुकी थी। अशोक के समक्ष दो ही विकल्प थे। एक ओर ये ढांचे को बल प्रयोग द्वारा स्थिर रख सकते थे जिस पर अत्यधिक व्यय की आवश्यकता थी, अथवा दूसरी ओर वे ऐसे नैतिक मूल्य प्रस्तुत करें जो कि सभी को स्वीकार्य हों और सभी सामाजिक वर्गों और धार्मिक विश्वासों के बीच अपना स्थान बना ले। अशोक ने ये विकल्प धम्म नीति में ढूंढा। अशोक उन तनावों से पूरी तरह परिचित थे जो जैन, बौद्ध तथा आजीविका जैसे असनातनी संप्रदायों के उदय के कारण समाज में आ गए थे। ये सभी किसी न किसी रूप में ब्राह्मणवाद के विरोधी थे और इनके समर्थकों की संख्या बढ़ रही थी, परंतु अब भी ब्राह्मण समाज पर अपना नियंत्रण बनाए हुए थे। इन परिस्थितियों में किसी न किसी रूप में वैमनस्य का होना अवश्य भावी था। ऐसी दशा में परस्पर सौहार्द और विश्वास का वातावरण बनाना आवश्यक था। साम्राज्य के कुछ भाग ऐसे भी थे जहां न तो ब्राह्मणवाद का प्रभुत्व था न ही असनातनी संप्रदाय का। स्वयं अशोक यवनों के प्रदेश का जिक्र करते हैं जहां न तो ब्राह्मण और न ही श्रमण संस्कृति प्रचलन में थी। इसके अतिरिक्त साम्राज्य के कई जनजातीय या आदिवासी क्षेत्रों में भी ब्राह्मणवाद या असनातनी संप्रदायों का प्रभाव नहीं था। इन सारी विभिन्नताओं के बीच साम्राज्य के अस्तित्व और परस्पर सौहार्द को बनाए रखने के लिए समाज की समस्याओं के प्रति एक समरूपी समझ और व्यवहार की आवश्यकता थी। धम्म के तत्व। धम्म के सिद्धांत इस प्रकार से प्रतिपादित किए गए थे कि वे सभी समुदायों और धार्मिक संप्रदाय के व्यक्तियों को स्वीकार्य हों। धम्म को औपचारिक रूप में व्याख्यायित अथवा संरचित नहीं किया गया था। इसमें सहिष्णुता तथा सामान्य आचरण का आदेश दिया गया है। धम्म में दोहरी सहिष्णुता की बात की गई है। इसमें जन सामान्य के मध्य आत्म सहिष्णुता तथा विभिन्न विचारों एवं आस्थाओं के बीच सहिष्णुता का आवाहन किया गया है। इसमें दासों एवं नौकरों के प्रति सहानुभूति, बड़ों का आदर तथा जरूरतमंदों, ब्राह्मणों और श्रमणों सभी के प्रति उदारता आदि पर भी बल दिया गया है। अशोक ने सभी धार्मिक संप्रदायों के बीच सहिष्णुता का आवाहन किया। धम्म नीति में अहिंसा पर भी बल दिया गया है। अहिंसा को व्यावहारिक स्वरूप युद्ध एवं विजय अभियान का परित्याग करके दिया जाना था। अहिंसा का अर्थ पूर्ण अहिंसा नहीं था। अशोक ये समझते थे कि अपनी राजनीतिक शक्ति के प्रदर्शन के बिना जंगली आदिम जातियों पर नियंत्रण नहीं रखा जा सकता था। धम्म नीति में कुछ कल्याणकारी कार्य जैसे वृक्षारोपण, कुएं खोदना आदि की भी चर्चा की गई है। अशोक ने धम्म अनुष्ठानों और बलि चढ़ाने को अर्थहीन कहकर उस पर प्रहार किया। धम्म महामात्र के नाम से कुछ अधिकारी भी धम्म की नीति के विभिन्न पक्षों को लागू करने और उनका प्रचार करने के लिए नियुक्त किए गए। अशोक ने समाज के विभिन्न वर्गों के बीच अपना संदेश पहुंचाने के लिए इन धम्म महामात्रों पर भारी दायित्व डाला, किंतु धीरे धीरे ये धम्म महामात्र समूह धम्म के पुरोहितों के रूप में परिवर्तित हो गए। इन्हें अत्यधिक अधिकार प्राप्त थे। फलतः शीघ्र ही ये समूह राजनीति में हस्तक्षेप करने लगा। धम्म के इन सभी पक्षों को और अधिक स्पष्ट रूप में देखने के लिए हम कुछ निर्देशों की विषय वस्तु के आधार पर ये देखेंगे कि ये नीति किस प्रकार कालक्रमिक रूप में विकसित हुई।